जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार होता है, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर 9 मई के दिन मेकर्स ने फैंस के बीच जारी किया और इस ट्रेलर में अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के किरदार में देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर महज 24 घंटों में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, इस ट्रेलर को 24 घंटों में 55 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यशराज बैनर ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया है कि अक्षय कुमार स्टारर पृथ्वीराज के ट्रेलर ने 24 घंटों के अंदर यूट्यूब पर 55 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर लिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीतना और गौरव की आग छोड़ना सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ट्रेलर को 55 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज हो रही है 3 जून को केवल अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। #YRF50। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा। ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। 3 मिनट के ट्रेलर में बहुत कुछ कोशिश की गई है दिखाने की। ओवरऑल देखा जाए तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो लाइफ की जो जर्नी थी वो सब कुछ इस 3 मिनट में दिखाने की कोशिश की गई है। चाहे उनका दिल्ली में रुद्राभिषेक होना हो, चाहे मोहम्मद गौरी का आना, युद्ध करना और वो भी रात में अटैक करना, या फिर रानी संयोगिता का प्यार में पड़ जाना, पृथ्वीराज चौहान के हर एक लाइफ के पहलू को, हर एक पार्ट को दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और इसमें अक्षय कुमार का लुक, उनका डायलॉग, उनका साहसी भरा अंदाज, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। साथ ही संजय दत्त का भी रोल काफी मजेदार लगा, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग बाजी की है, OMG। वहीं संयोगिता के बारे में बात की जाए तो उन्होंने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। हालांकि ज्यादा एक्टिंग के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ये पहली फिल्म है, लेकिन हाँ, प्रोस्थेटिक मेकअप से उन्हें रानी दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों, देखा जाए तो मेकर्स ने हर एक पहलू को जरूर टच किया है, लेकिन वो एक ऐसा पहलू जो कोई भी इंडियन न जानना चाहेगा, न सुनना चाहेगा और न ही देखना चाहेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार मोहम्मद गौरी को हराया था। कई बार हार के बाद मोहम्मद गौरी एक बार रात में वापस आता है और अटैक करता है और राजा को कैदी बनाकर बहुत प्रताड़ित करता है, उनकी आंखें फोड़ देता है। उनकी मौत के बाद भी वो उन्हें चैन से जीने नहीं देता। अफगानिस्तान में ही एक कब्र बनाता है, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की कब्र है और वहां पर लिखा होता है कि जो भी इस कब्र पर पहले आए तो इसे चप्पल जूतों से, लातों से मारे। पूरी कहानी क्या है मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथौरा के नाम से मशहूर इस राजपूत राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने बचपन से ही शब्द भेदी बाण का कलाभ्यास किया था, जिसमें आवाज के आधार पर वो सटीक निशाना लगाते थे। 1179 में युद्ध में उनके पिता की मौत के बाद चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियों दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नाना जी अक्रपाल और तोमारा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। उनके मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की महिमा कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास पहुंच गई। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया था। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था, जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति थे। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के संभार, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद्र उनसे ईर्ष्या करने लगे, मतलब कि उनसे जलने लगे। धीरे धीरे पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए और वो आमजन में भी बातचीत का एक अहम हिस्सा बनते गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंची तो वो मन ही मन पृथ्वीराज से प्यार करने लगी। उनसे गुप्त रूप से काव्य प्रत्याचार करने लगी। काव्य प्रत्याचार मतलब कि पोएटिक कॉरेस्पॉन्डिंग। संयोगिता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी
और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती थी वो उसकी रानी बन जाती थी। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमार को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने की एक प्लानिंग की। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास से धीरे 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 गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार यानी कि मेन डोर तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हाथ डाल दिया। क्या था, सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे, क्योंकि पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर बहुत तेजी से अपनी दिल्ली राजधानी की तरफ चले गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश कर लिया और पंजाब में गजनवीद की सेना को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने अब पृथ्वीराज के साम्राज्य तक अपने राज का विस्तार करने का निश्चय किया। मोहम्मद गौरी ने पूर्वी पंजाब के भटिंडा के किले की घेराबंदी कर ली, जो कि पृथ्वीराज का सीमांत प्रांत था। हिंदुओं ने हमेशा युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दिन में लड़ाई का पालन किया, लेकिन बुज़दिल मुस्लिम शासकों ने सदैव रात्रि को ही आक्रमण किया, जब हिंदू राजा और सैनिक उनके सैनिकों के घावों का उपचार कर रहे होते हैं। मोहम्मद गौरी ने भी रात को अचानक आक्रमण कर दिया और उसके मंत्रियों ने जयचंद से मदद की गुहार की, लेकिन जयचंद ने इसका तिरस्कार करते हुए मदद करने से मना कर दिया। निडर पृथ्वीराज ने भटिंडा की तरफ अपनी सेना भेजी और 1191 में प्राचीन शहर थानेसर के निकट तराइन नामक जगह पर उसके शत्रुओं से सामना हुआ। जिद्दी राजपूतों के आक्रमण की बदौलत पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की और मुस्लिम सेना मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के समक्ष छोड़कर रण से भाग गई। मोहम्मद गौरी को बेड़ियों में बांधकर पृथ्वीराज की राजधानी पिथौरगढ़ लाया गया और उसने पृथ्वीराज के समक्ष दया की भीख मांगी। मोहम्मद गौरी ने घुटनों के बल बैठकर उसकी शक्ति की तुलना अल्लाह से करी। भारत के वैदिक नियमों के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो एक पड़ोसी राज्य का ना होकर एक विदेशी घुसपैठिया था। बहादुर राजपूत पृथ्वीराज ने सम्मान पूर्वक मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की उदारता का सम्मान न करते हुए 1192 में फिर रात को पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार अपनी पहले से मजबूत सेना के साथ मध्यांतर से पहले राजपूत सेना पर आक्रमण कर पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस बार पराजित पृथ्वीराज को बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान लाया गया। पृथ्वीराज चौहान की व्यथा यहीं पर खत्म नहीं हुई। घोर में कैदी रहते हुए उसको घसीटते हुए मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया और उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित किया गया। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के समक्ष लाया गया तो वो गौरी की आंखों में आंख मिलाकर घूर रहा था। पृथ्वीराज का यह कृतज्ञ गौरी को बहुत अपमानित लगा और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीचे करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने उसको कहा कि आज मेरी वजह से तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। पृथ्वीराज की ये बातें सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देने के बाद कई बार उसको गौरी के दरबार में लाकर प्रताड़ित किया गया और उसको भारत की संस्कृति को नकली बताकर उसे गालियां दी जाती थी। उस समय पृथ्वीराज का पूर्व जीवनी लेखक चंद्रवरदाई उनके साथ था और उसने पृथ्वीराज की जीवन पर पृथ्वीराज रासो नाम की जीवन गाथा लिखी थी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। उन दोनों को एक मौका मिला जब गौरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया। चंद्रवरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज ने गौरी से इस खेल में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज की यह बात सुनकर गौरी के दरबार खिलखिलाकर हंसने लगे कि ये गंधा कैसे तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से कहा कि या तो वो उसे मार दे या फिर खेल का हिस्सा लेने दे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की ओर से गौरी को कहा कि एक राजा होने के नाते वो एक राजा के आदेश की मान सकता है। मोहम्मद गौरी के जमीर को चोट लगी और वो राजी हो गया। बताए हुए दिन गौरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को उस समय पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया।
गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज सुनी और उन्हीं की दिशा में तीर लगाया और गौरी उसी समय मर गया। सीन को चंद्रवरदाई ने बहुत ही सुंदर वर्ड्स में लिखा है और उल्लेख किया है कि 10 कदम आगे 20 कदम दाएं, बैठा है सुल्तान, अब मत चुको चौहान, चला दो अपना बाण। पृथ्वीराज के अचानक हमले ने गौरी को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली पर सबसे ज्यादा शासक करने वाले अंतिम हिंदू शासक को गौरी के मंत्रियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पृथ्वीराज के शव को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम नहीं करने दिया और मोहम्मद गौरी की कब्र के नजदीक उनके शव को दफना दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की कब्र पर थूकने और अपमानित करने की परंपरा नहीं छोड़ी, जो आज भी वहां प्रचलित है। इस तरह के महान हिंदू शासक का अंत हुआ और इसके बाद अगले 700 वर्ष तक भारत मुस्लिमों के अधीन रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं आई। इसके बाद कई हिंदू राजा दिल्ली को मुस्लिमों से मुक्त कराने में लगे रहे, जिसमें राणा अनंगपाल, राणा कुंभा, राजा मलदेव राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, राणा संगा, राजा विक्रमादित्य, श्रीमद विश्वास राय और भी बहुत से राजा थे जिन्होंने मुस्लिम शासकों से कई वर्षों तक सामना किया। पृथ्वीराज को अफगानिस्तान में दफनाया गया और कई बार उनकी कब्र को भारत लाने की याचिका की। अफगानिस्तान में एक परंपरा के अनुसार गौरी की कब्र को देखने वाले लोग पहले चौहान की कब्र को चप्पलों से मारते उस पर कूदते हैं और फिर गौरी की कब्र को देखने के लिए प्रवेश करते हैं। तिहाड़ जेल में कैद फुल्लन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा, जब उसको इस बात का पता चला तो उसने एशिया की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भागकर भारत के सम्मान को फिर से भारत में लाने के लिए गए शेर सिंह राणा अपने राजा की कब्र की खोज में अफगानिस्तान निकल पड़ा। लेकिन उसे कब्र की जगह के बारे में अनुमान कम था। उसने तो केवल कब्र के अपमानित होने की बात सुनी थी। वह कंधार, काबुल और हैरत होता हुआ अंत में गजनी पहुंच गया, जहां पर मोहम्मद गौरी की कब्र का उसे पता चला। राणा को स्थानीय लोगों को पाकिस्तान का बताकर गौरी की कब्र को बहाल करने की बात कही। अपनी चालबाजी से उसने चौहान की कब्र को खोदकर मिट्टी इकट्ठी की और भारत लेकर आया। उसकी इस उपलब्धि की फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। 2005 में राणा भारत आया और उसने कुरियर से चौहान की अस्थियां इटावा भेजी और स्थानीय नेताओं की मदद से एक उत्सव आयोजित किया। राणा की मां सातवी देवी मुख्य मेहमान थी और उन्होंने अपने बेटे को भारत का गर्व भारत लाने पर आशीर्वाद दिया। भारतीय सरकार ने इसके बाद अफगानिस्तान में चौहान की कब्र को हटाने का आदेश दिया और इस महान सम्राट की सारी अस्थियां भारत को सम्मानपूर्वक सौंपने की बात कही। अफगानिस्तान ने भारत की बात स्वीकार कर ली और वैदिक पूजा के साथ महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार किया। तो ये थी पूरी हिस्ट्री पृथ्वीराज चौहान की, शुरू से लेकर एंड तक की क्या और कब कैसे हुआ। अब फिल्म में हमें कितना कुछ देखने को मिलेगा, किस हद तक अक्षय कुमार इस रोल को प्ले कर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल, आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।